हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एससी आईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम। तो दोस्तों देखिए, डीएड एससी आईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपके 3 पेपर हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, एजुकेशन साइकोलॉजी और ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम है, जिसका हमारा पेपर है, पेपर थर्ड का, जो हमारा कल हमारा होने वाला जो पेपर है, एजुकेशनल असेसमेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट, यानी कि पेपर थर्ड। पेपर थर्ड, ठीक है। पेपर 3 है हमारा एजुकेशनल असेसमेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं कि पेपर थर्ड से कौन कौन से पार्ट सी और पार्ट डी के लिए टॉपिक इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं पार्ट ए और पार्ट बी के लिए हमने काफी कुछ प्रिपरेशन की है। फिर हमें ये भी फीडबैक आया कि मैम बाकी का पार्ट सी और पार्ट डी का बहुत कॉमन रहता है आपका पढ़ा हुआ, तो क्यों ना दोस्तों हम इसी की प्रिपरेशन कर लें, है ना। तो कल के एग्जाम की प्रिपरेशन आज अच्छी करेंगे, ठीक है ना। आज से ही करेंगे तो कल हमारा एग्जाम हो सकता है कि बेहतर हो, अच्छा हो, है ना। तो दोस्तों जैसे कि कुछ हमें कमेंट आए कि मैम एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, जो आपने पढ़ाया है वही आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। बस आप अच्छे मार्क्सों से पास हो जाए, अच्छी परसेंटेज रहे आप लोगों की, है ना। तो दोस्तों इसी को सोचते हुए कुछ मैं क्वेश्चंस आपको लेकर आई हूँ या कुछ टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ जो पेपर थर्ड से पार्ट सी और पार्ट डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी में सभी जानते हैं हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। केवल 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 10 नंबर के होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, लेकिन इसमें कितने दिए रहे होंगे आपको? 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 करने होते हैं, सभी जानते हैं। अब तो एग्जाम चल रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करें पार्ट सी के लिए टॉपिक कौन कौन से इंपोर्टेंट हो सकते हैं, है ना। तो जैसा कि हम कर ही रहे हैं, एग्जाम के आंसर्स अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो अगर पार्ट सी में पेपर थर्ड से किस तरीके से आ सकता है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, शैक्षिक आकलन को परिभाषित करते हुए अर्थ और उपागम को समझाइए। 5 नंबर में आपसे शैक्षिक आकलन का परिभाषा यानी कि एजुकेशनल असेसमेंट क्या है, इसका मीनिंग डेफिनेशन आप करेंगे, अर्थ और उपागम को समझाइए। ये क्वेश्चन कम से कम आपका 80% तक आएगा, 85% तक मान लीजिए आने के चांसेस है। इस टॉपिक से हो सकता है इस तरीके से ना पूछे, शैक्षिक आकलन से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, तभी भी आपको उसका अर्थ बताना होगा, परिभाषा बताना होगा। ठीक है, एक आपका हेडिंग ये हो जाएगा, दूसरा आपका अर्थ हो जाएगा, अर्थ परिभाषा उपागम, मतलब उपागम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप एजुकेशन असेसमेंट के अप्रोचेस बताएंगे वहां पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा। स्तर भी पूछ सकता है आपसे, है ना, आरंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर और नैदानिक स्तर। ठीक है, ये 3 स्तर होते हैं आकलन के। तो शैक्षिक आकलन को परिभाषित करते हो, तो ये आप टॉपिक तैयार कर लीजिए 5 नंबर के लिए। दूसरा टॉपिक है सीखने के चरण। इसका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, सीखने के चरण, ना तो ये बोलेंगे सीखने के चरण कौन कौन से हैं या समझाइए, ये 2 नंबर के लिए भी इंपोर्टेंट है, 1 नंबर के लिए भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें इसको, ठीक है। तो सीखने के चरण, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सीखने के जितने भी चरण हैं उनको डिटेल में समझाना है। अब कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, ये क्वेश्चन कैसे करना है सभी जानते हैं। हमने 5 नंबर वाला जो प्रश्न है 150 शब्दों में कम से कम, मिनिमम आप जितना, मैक्सिमम जितना करो उतना अच्छा है, जितना लिखोगे उतने मार्क्स हैं, है ना। तो दोस्तों सीखने के चरण कौन कौन से हैं, जैसे कि अर्जन करना, आंसर लिखने के बाद आपका सबसे पहला हेडिंग होगा सीखने के चरण। सीखने के निम्नलिखित चरण दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया आपका अर्जन करना, एक्विजिशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा फिर अर्जन करना क्या है, या अर्जन करने को ग्रहण करना भी बोलते हैं, ठीक है। तो अर्जन करने में किस तरीके से ज्ञान को अर्जन किया जाता है, कैसे सीखा जाता है, इसकी विधियां कौन कौन सी, प्रकार कौन कौन से, उसमें आपको बताना होगा, ठीक है। दूसरा है निपुणता, यानी कि फ्लुएंसी जिसे लयबद्धता बोलते हैं, ठीक है। फ्लुएंसी, फिर निपुणता का आप हेडिंग डालेंगे दूसरा। तीसरा है आपका सतत बनाए रखना, ठीक है। चौथा आ जाएगा आपका यहाँ पर सतत बनाए रखना, सामान्यीकरण, ठीक। 5वां होगा आपका अनुकूलन।
हालांकि हमारे सिलेबस में अनुकूलन नहीं दिया, लेकिन इसे ऐड करना जरूरी है। ठीक है, तो अर्चन करना 1 2 3 4 5 हेडिंग्स आपके लिए 5 नंबर के लिए बहुत है। पहले तो सीखने के चरण के बारे में आप बताएंगे, सीखने के निम्नलिखित चरण है, फिर क्या करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। एक अर्जन करना, दूसरा निपुणता, तीसरा सतत बनाए रखना, चौथा सामान्यीकरण, पांचवा आपका अनुकूलन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे उनको लाइन से, फिर आप डिटेल में लिखेंगे उनको। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अर्जन करना, फिर उसका डिटेल, फिर निपुणता उसका डिटेल, सतत बनाए रखना उसका डिटेल। इस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से डिटेल में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो आप अगर चाहेंगे तो 4 पेजों में आपका आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस क्या है, कार्य विश्लेषण क्या है, इसको कैसे करेंगे अगर आ जाए तो पहले तो हम कार्य विश्लेषण के बारे में समझाएंगे। अर्थ हो गया आपका, कार्य विश्लेषण की परिभाषा हो गई। ठीक है, फिर कार्य विश्लेषण की विधियां बताएंगे इसमें, कार्य विश्लेषण की विधियां। ठीक है, उसके बाद हम उदाहरण बाद में होगा। पहले हम कार्य विश्लेषण की जो विधियां हैं उनका हेडिंग डाल के, जैसे कर्ता को देखकर, दूसरा आपका स्वयं अवलोकन, एक और है आपका, 3 इसकी विधियां हैं, कर्ता को देखकर, स्वयं अवलोकन, एक है आपका स्वयं अवलोकन मेमोरी द्वारा। ठीक है ना, स्मृति द्वारा। ठीक है, स्मृति द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी विधियां लिखने के बाद इसका एक उदाहरण देंगे आप, एक टास्क यानी कि एक क्रिया को लेकर उसके छोटी छोटी उस क्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटेंगे, उस तरीके से आप समझाएंगे, यानी कि इसका उदाहरण देंगे। तो इस प्रकार से आप कार्य विश्लेषण को बता सकते हैं। अर्थ हो गया, परिभाषा, विधियां। ठीक है, विधियों का हेडिंग डालने के बाद हर एक विधि को आप उनका डिटेल बताएंगे और उसके उदाहरण, एक टास्क एनालिसिस आप किसी क्रिया का करके दिखाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस को 5 नंबर में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए मूल्यांकन के प्रकार लिखिए। इवैल्यूएशन आ गया, मैं बहुत कह रही थी इवैल्यूएशन आपका आता ही आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, कॉमन से हैं। मूल्यांकन के बारे में बताएंगे, तो आप यहाँ पर मूल्यांकन का पहले तो अर्थ बता देंगे, दूसरा आपका परिभाषा हो जाएगा, तीसरा आपका प्रकार हो जाएगा। प्रकार में भी आपके कई सारे मूल्यांकन है, उनके पॉइंट्स डालकर आप मूल्यांकन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये 4 मैंने बता दिया आपको, चारों टॉपिक्स ऐसे हैं दोस्तों जो आपको पेपर 3 में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5वां है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री, TLM के बारे में आ जाएगा, 5 नंबर में पूछ लेगा, और इसमें से भी मैं बताऊंगी मोस्ट कौन से हैं। ठीक है ना, अब देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में, तो सबसे पहले तो आप इसका अर्थ बताएंगे, परिभाषा हो गई आपकी, प्रकार हो गए आपके, और इसका चयन कैसे करना है। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 आपके हेडिंग हो जाएंगे, जिसमें अर्थ, परिभाषा, प्रकार के आप इसमें क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य, तीनों प्रकार को आप उदाहरण सहित इसको समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद चयन कैसे करना है, तो निम्नलिखित बिंदुओं को आप 1 by 1 उनको लिखेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। तो इस तरीके से आपका पूरा 150 शब्दों में भी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 150 शब्दों में आपका ये भी हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6, CCE यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव और आपका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ये सॉरी ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सतत और रहने दीजिए, यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा आपका व्यापक मूल्यांकन। इसको कैसे करना है, आपने पहले सतत मूल्यांकन को बताना है, यहाँ पर आपका अर्थ आ जाएगा सतत मूल्यांकन में, परिभाषा आ जाएगी। ठीक है, इस चीज के बारे में, और उसके बाद दूसरा हेडिंग होगा इसका, ये अर्थ है, सतत मूल्यांकन का हेडिंग डालने के बाद अर्थ, परिभाषा, उसके बारे में आप डिटेल करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसमें भी इसका अर्थ और परिभाषा को आप समझाएंगे, इस तरीके से आप करेंगे। ठीक,
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, पार्ट सी से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 5 नंबर के लिए। एक तो आपका टीचिंग लर्निंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। दूसरा आपका सीखने के चरण, ठीक है। चौथा आपका मूल्यांकन। ये तो जाना ही नहीं है, और टैक्स एनालिसिस भी आ ही जाता है मेरे हिसाब से। तो ये 5 या 6 जो टॉपिक है, आप 6 को तैयार कर लीजिए, 2 टॉपिक आपको इनमें से रटी रटाई मिल जाने हैं, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पार्ट डी की अगर बात करते हैं, तो जिसमें क्या है, हमने केवल एक क्वेश्चन करना होता है, वो भी 10 नंबर का है। अब 10 नंबर के लिए एक क्वेश्चन करना है, 3 घंटे का समय है, तो क्या करना है, हमने घंटे को बचाकर या करके हमने क्या करना है, 3 घंटे अपने पेपर को ही दे देने हैं। जब तक हम 1 साल तक तैयारी करते रहते हैं, बहुत समय बर्बाद करते हैं तैयारी करने में, है ना, तो कहीं ना कहीं अगर 3 घंटे का टाइम अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से दे देंगे, तो वहां पर क्या होगा, माइंड भी फ्री होगा और अच्छे से आप डिटेल में उसको कर पाएंगे। तो 10 अगर आप आधे घंटा भी लेते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो भी बहुत आ जाता है। आधे घंटे में कम से कम मैं अगर चाहूं तो 1000 वर्ड लिख सकती हूँ आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने केवल 250 शब्दों में करना है, मिनिमम, मैक्सिमम आप 500 शब्दों में कर दो, उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 10 में से 10 किसी को नहीं मिलते हैं, 10 में से 9 उसी को मिलेंगे जिसका डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो रखा होगा आंसर का, है ना। तो दोस्तों देखिए, इसमें किस प्रकार के टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे या किस प्रकार से आ सकते हैं। जैसे आईईपी हो गया आपका, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। आईईपी तो ऐसा है कि 99 क्या बोलूं आपको, 101% आप समझ लीजिए आना ही आना है आपका। 5 में नहीं पूछा जाएगा, 10 में पूछा ही जाता है पेपर 3 से, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, उसमें केवल आईईपी ही लिखा होगा, इसके अलावा इस तरीके से भी आ सकता है आईईपी, ठीक है। उसमें कुछ नहीं दिया होगा, केवल आईईपी होगा। अब आपको आईईपी के बारे में क्या करना है, सबसे पहले आप इसका अर्थ बताएंगे, फिर परिभाषा बताएंगे, अर्थ परिभाषा। उसके बाद क्या करना है, हमने आईईपी के चरण देने हैं। अगर 10 नंबर में पूछेगा तो आ जाएगा हमारा तीसरा हेडिंग चरण। चरण कौन कौन से हैं इसके, सामान्य पृष्ठभूमि एकत्रित करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपका आकलन करना, आकलन। फिर आ जाएगा लक्ष्य निर्धारण करना, लक्ष्य हो गया। प्रशिक्षण आ जाएगा, प्रशिक्षण विधियां कौन कौन सी विधियां रहेंगी आपकी प्रशिक्षण के दौरान, तो प्रशिक्षण विधियां, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मूल्यांकन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका परिवार की सहभागिता या अभिभावक की सहभागिता, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, लक्ष्य को आप अलग अलग समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना होता है, एक तो लॉन्ग टर्म लेना होता है, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को बोलते हैं हम विस्तृत दीर्घकालीन, और यह लघुकालीन लक्ष्य, ठीक है। 2 प्रकार के हम करते हैं, वार्षिक और हमारा एक रहता है छबाई में, ठीक है। तो लघुकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य, ये इसको हमने अलग अलग बताना है, ठीक है। तो कितने हेडिंग हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हेडिंग। तो 10 नंबर में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों इसको, और ये आना ही आना है। अगर ये क्वेश्चन आपका आए तो आप इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन आपको हेडिंग्स पॉइंट्स मिल ही नहीं सकते। और जिस आंसर में अगर पॉइंट्स नहीं होंगे तो वो एक रामायण लगती है, कथा लगती है पुराने जमाने की, समझ रहे हो, कुछ समझ नहीं आता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा पुनर्वलन, रेनफोर्समेंट। पुनर्वलन क्या है, पुनर्वलन का आप किस तरीके से करेंगे, अर्थ, परिभाषा, प्रकार और सिद्धांत। तो इसके कई सारे सिद्धांत है, हर सिद्धांत को आप पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, आराम से कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं अर्थ परिभाषा, इसके प्रकार बहुत सारे, प्राथमिक, पूर्वानुमान, द्वितीय, सकारात्मक, नकारात्मक, इस तरीके से इसके सारे प्रकार आप कर सकते हो और बहुत अच्छे से डिटेल कर सकते हो। सेम अगर थर्ड क्वेश्चन भी इस तरीके से आ जाएगा, शैक्षणिक नीतियां। अब शैक्षणिक नीतियों में क्या करना है आपको, हर विधि या शैक्षणिक नीतियां भी लिख के आ जाएगा, यहाँ पर आ सकता है आपको शैक्षणिक विधियां, ध्यान रखना, क्योंकि क्या है ना, स्ट्रेटजीज माने विधि होता है, मेथड कहीं ना कहीं विधि में चला जाता है। स्ट्रेटजीज अगर आएगा तो अगर इंग्लिश में आता है तो ध्यान रखना, हिंदी में आता है तो भी ध्यान रखना, कभी कभी विधियां भी आ जाता है। लास्ट ईयर के टाइम है कि आपको विधियां आ गया था, सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि विधि समझ नहीं आ रहा, अगर नीतियां होती तो टीचिंग स्ट्रेटजीज तो सभी प्रिपेयर करके गए थे, ठीक है।
तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमने जितनी भी हमारी शैक्षणिक विधि, शैक्षणिक नीतियां हैं, उनको हमने डिटेल करना है। जैसे आपका है आकार देना, शेपिंग जो है हमारी एक टैग, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग आ गई, सहायता एक हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, तीसरा आ जाएगा हमारा कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण की विधियां हम बता सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा व्याख्यात्मक करना है। ब्लोपन यानी कि फेडिंग आ गया हमारा, श्रृंखलाबद्धता, श्रृंखलाबद्धता यानी कि चेनिंग आ गई, ठीक है, श्रृंखलाबद्धता। तो आप क्या करेंगे इसको, शेपिंग, प्रॉम्प्टिंग, टास्क एनालिसिस, फेडिंग और चेनिंग, तो इनको आप डिटेल कर सकते हैं। जैसे आकार देने की कई सारी विधियां हैं, उनको बताइए। प्रॉम्प्टिंग के प्रकार हैं, जैसे हमारा वर्बल प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है, शारीरिक सहायता, मौखिक सहायता, सांकेतिक सहायता, इनको बताएंगे। कार्य विश्लेषण की हमारी 3 विधियां हैं, कर्ता को देखकर स्वयं अवलोकन, स्मृति द्वारा, इनको डिटेल करेंगे। ब्लोपन क्यों किया जाता है, ब्लोपन को आप बताएंगे। श्रृंखलाबद्धता के प्रकार बताएंगे, अग्र श्रृंखलाबद्धता, पश्च श्रृंखलाबद्धता यानी कि फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग, इनको बताएंगे, डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप ये समझिए पेपर पार्ट डी में 10 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, एक का शैक्षणिक नीतियां और दूसरा आईईपी। आईईपी तो आता ही आता है, जाता नहीं है, पुनर्वलन भी मिलेगा आपको, क्योंकि 2 क्वेश्चन होंगे तो इन तीनों में से कोई ना कोई देखने को जरूर मिलेगा, ऐसे समझ लीजिए। एक ही तो करना है आपको, अगर 3 क्वेश्चनों में से एक मिल जाए तो तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जिसमें आप डिटेल में कर लेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया आईईपी तो है ही बहुत अच्छा, है ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप डिटेल करेंगे, और ध्यान रखना 3 घंटे का समय है, पेपर इतना छोटा है, करना क्या है, पार्ट सी और पार्ट डी को ही टाइम देना है आपने। पार्ट ए में तो है ही क्या ना, पार्ट बी में कुछ है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है उसमें, आप मैं चाहूँ तो 15 मिनट में पार्ट ए और पार्ट बी निपटा दें, है ना, तो उसमें तो ज्यादा टाइम देना है नहीं। बाकी अपनी कॉपी की डिटेल अच्छे से करिए, है ना, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत है, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उसके बाद उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे फीडबैक देते रहिए, और हाँ जिनका क्वेश्चन आता है ना मैम ये बता दीजिए, ये आया था, ये आया था। अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन के वर्ड की, है ना, स्पेशल एजुकेशन वर्ड की, तो जहां तक कि मैंने पढ़ रखा था 1975 पढ़ रखा था, ठीक है, वहां पर ऑप्शन ही नहीं था, तो मैं आपको गलत भी नहीं बता सकती, और जहां मैंने पढ़ा है वो चीज भी गलत नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं यूएसए के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 1975 में हुआ था, यानी कि 1975 में, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए कि कहीं गलत ना हो जाए बाद में, फिर आप मुझे कोई भी कमेंट करें तो वो ठीक नहीं रहता है। और बाकी आप मुझे फीडबैक देते रहिएगा क्लासेस का, कि किस तरीके से आपको मेरी जो वीडियोस है हेल्पफुल हो रही हैं आपके लिए ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, उपयोगी है या नहीं है, या कुछ पढ़ाया वो उससे रिलेटेड आ रहा है टॉपिक या नहीं आ रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम में मैं जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आने वाले हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मैं कोई ना कोई उसमें डिफरेंस कर सकूं, ठीक है। तो दोस्तों अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल।